एनीवे हम लोग कर रहे थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के सिचुएशंस में हमने आपको पहले बताया कि पीरियड के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड का कंडीशन हमने पढ़ा दिया था आपको। देन नेक्स्ट वाज शॉर्ट पीरियड में सप्लाई एंड डिमांड कर्व का क्या कंडीशन होता है, एंड किस तरह का सप्लाई एंड डिमांड कर्व होता है, और किस तरह से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। डिमांड में वेरिएशन होने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट होता है, किस हद तक इफेक्ट होता है, इस तरह से हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना था कि डिमांड एंड सप्लाई इन द लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। बट उसमें हमें 2-3 चीज को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको हम पहले ही करा देते हैं। उसके बाद जब हम आपको समझाएंगे तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। रिटर्न टू स्केल एंड लॉज ऑफ रिटर्न, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लॉन्ग रन में प्राइस डिटर्मिनेशन में परफेक्ट मार्केट कंडीशन में। ठीक है, तो आज हम लोग कर लेते हैं पहले रिटर्न टू स्केल एंड लॉज ऑफ रिटर्न कर लेते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग रन में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो रिटर्न टू स्केल क्या है? इट इज इन एडिशन टू डिस्कसिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन इनपुट्स टू कीप प्रोडक्शन द सेम, हाउ डज अ फर्म डिसाइड, फर्म कैसे डिसाइड करता है इन द लॉन्ग रन द बेस्ट वे टू इंक्रीज आउटपुट। फर्म क्या करना चाहेगा? जो इनपुट लगाएगा उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेगा, तो वो कैसे करेगा? हाउ डज अ फर्म डिसाइड, फर्म कैसे डिसाइड करता है लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन मतलब जिसमें फैक्टर, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वेरी किए जा सकते हैं। इन द लॉन्ग रन देयर इज नथिंग लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आउटपुट कैसे इंक्रीज करेगा? कर सकता है कैसे? कैन चेंज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग ऑल इनपुट्स इन प्रोपोर्शन। सारे स्केल ऑफ जो प्रोडक्शन है, इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को है, वो एक अनुपात में चेंज करके बढ़ा के कर सकता है, डबल इनपुट कर सकता है, आउटपुट विल मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज, बट वो डबल ही होगा कि क्या होगा ये पता नहीं। इस तरह से वो कर सकता है। नाउ रिटर्न टू स्केल, rate at which output increases as inputs are increased proportionately, the rate at which किस दर से output increases, output increase होता है as inputs are increased proportionately, उसी अनुपात में अगर इनपुट इंक्रीज होता है तो किस दर से आउटपुट इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, रेट एट विच किस दर से आउटपुट इंक्रीज होगा, तो वो होगा या तो इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, या कांस्टेंट रिटर्न होगा, या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो रिटर्न टू स्केल 3 तरह के हो गए आपके, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने का प्रतिफल कहते हैं इसको हिंदी में, पैमाने का प्रतिफल। अब क्या है फर्स्ट वन, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? आउटपुट मोर देन डबल व्हेन ऑल इनपुट्स आर डबल। मान लो हमने जितना इनपुट लगाया उसको अगर हमने डबल कर दिया, अगर मान लो 100 रुपया लगाए हुए थे कैपिटल 200 कर दिया, एक लेबर लगाया हुआ था हमने 2 लेबर कर दिया, हमने इस तरह से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हमने डबल कर दिया और हमारा जो आउटपुट हो गया वो डबल से ज्यादा हो रहा है। मान लो ये सारे एक 100 रुपए का कैपिटल, एक लेबर, और इस तरह से एक इसी प्रोपोर्शन में सारा चीज लगाया और उसको हमने 200 कर दिया, 2 लेबर कर दिया। तो अगर 100 एक लेबर में अगर मान लो एक चीज प्रोडक्शन हो रहा है और 200 और 2 लेबर करने से अगर मान लो 3 चीज प्रोडक्शन होने लगा, तो क्या हो गया? डबल से ज्यादा मिल गया। 2 ही होना चाहिए था ना, लेकिन 3 हो गया, 2.5 हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि हमारा प्रोडक्शन जो है मोर देन डबल हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ। अब लार्जर आउटपुट एसोसिएटेड विथ लोअर कॉस्ट, अब जब आउटपुट ज्यादा होगा तो कॉस्ट कम होता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। एंड वन फर्म इज मोर एफिशिएंट देन मेनी, अब फर्म की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंड आइसोक्वेंट्स गेट्स क्लोजर, आइसोक्वेंट्स मतलब आइसो कॉस्ट और आइसो क्वेंट हमने आपको पढ़ाया था
कि जब कोई भी फर्म कोई भी ये जो प्रोड्यूसर है अगर अपना सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है एक ही वस्तु में लगाना चाहे या अगर सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपना दो वस्तु में लगाना चाहता है तो उसके क्या कंडीशंस बनेंगे। या तो वो सारा पैसा एक ही वस्तु बनाने में लगा दे या सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरी वस्तु में बनाना लगा दे, या अगर वो दोनों बनाना चाहता है किस जगह पे उसको ये मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किस तरह पे उसका जो प्रॉफिट्स होगा वो बराबर होगा, दोनों बनाने से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस तरह से आइसो पॉइंट है, कितनी क्वांटिटी ए बनाए कितनी क्वांटिटी बी की बनाए, ये अलग एक चैप्टर है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तत्काल ये देख लो कि क्या होगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, लार्जर आउटपुट एसोसिएटेड विद लोअर कॉस्ट, आउटपुट ज्यादा होता है कॉस्ट कम होता है। वन फर्म इज मोर एफिशिएंट देन मेनी, एक फर्म जो होता है बहुत सारे फर्म्स की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट होता है, दक्ष होता है। और आइसोक्वेंट्स जो होता है वो गेट्स क्लोजर, मतलब ये आइसोक्वेंट्स बनेंगे। जैसे इंडिफरेंस कर्व बनता है वैसे प्रोड्यूसर के केस में आइसोक्वेंट बनता है, एंड आइसोक्वेंट्स गेट्स क्लोजर। ये जो होगा एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देगा। देखो 10 20 में थोड़ा सा आया, 30 में और ज्यादा आ गया। ठीक है, ये ग्राफ है आपका लेबर पर आवर, लेबर आवर्स में और कैपिटल मशीन आवर्स में, ये लगाया। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के केस में इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न टू स्केल में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मतलब अगर आउटपुट इनपुट डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल हो जाता है बस। ठीक है, मतलब पुराना एग्जांपल अगर लेते हैं तो अगर हमने कैपिटल डबल कर दिया, लेबर डबल कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन एक के बदले दो हो गया। और इसमें क्या होता है, साइज डजंट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, फर्म का साइज जो है उसकी उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है। मे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऐसे केस ऐसी चीजों को बनाने वाले ऐसे इंडस्ट्री जिसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लागू होता है, वहां क्या होता है प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे उत्पादक हो सकते हैं उस वस्तु के। और आइसो पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, और जो आइसो पॉइंट होता है वो समुत्पाद रेखा जो होती है वो बराबर दूरी पे होती है। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर होती है। नेक्स्ट ये देखो सेम सेम 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इक्वली स्पेस्ड है। इस तरह से आपका क्या है कि ग्राफ जो रिटर्न टू स्केल, जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा उसका ग्राफ इस तरह का होगा। आगे देखते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ये क्या कहता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आउटपुट लेस देन डबल व्हेन ऑल इनपुट्स आर डबल। अगर इनपुट्स हम डबल कर देते हैं आउटपुट जो होता है डबल से कम होता है, ऐसे केस में आउटपुट डबल से कम होगा। और क्या है, डिक्रीजिंग एफिशिएंसी विद लार्ज साइज और रिडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर एबिलिटी, जो एंटरप्रेन्योर एबिलिटी जो व्यवसाय की जो एबिलिटी होती है उसकी वो कम हो जाती है। और आइसो पॉइंट बिकम्स फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका ये रिटर्न टू स्केल है। उसके बाद होता है लॉज ऑफ रिटर्न, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिटर्न भी उसी तरह से 3 है, दैट इज, आपको मैं बताता हूं, हम लोग इसको बंद करते हैं एंड हमारा अपना एक मिनट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन देखते हैं। देखो दिख रहा है, देखो इन द लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल
cost is of no particular relevance, since in the long run all factors are variable and none is fixed. Fixed कुछ भी नहीं होता है उसमें long run में. In this period, all costs ever incurred by the firm must be covered and hence all are price determining. सारे factors of production जो है वो price को determine करते हैं. And price in the long run or normal price, long run price जो होता है उसको normal price भी कहते हैं. Under perfect competition, therefore, must be equal to the minimum long run average cost. That is, ये condition होगा long run में, जब ये कंडीशन ये होगा मीट होगा तब जाके आपका इन द लॉन्ग रन, देखो यहां दिस इज द कंडीशन ऑफ प्राइस. प्राइस जो होगा उस जगह पे डिटरमिन होगा जहां लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ये ग्राफ है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का ये ग्राफ है. एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस जगह पे जाके प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा. मतलब ये ओपी विल बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, ये लॉन्ग रन में होगा. होता क्या है देखो, ये कंडीशन हमेशा याद रखना लॉन्ग रन के लिए. लॉन्ग रन के लिए प्राइस का कंडीशन जो होता है वो होता है व्हेन price will be equal to price will be determined at the place where marginal cost is equal to average cost, and if the price is above the minimum long run average cost, तो अगर मान लो प्राइस जो होता है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से अगर ऊपर होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिलता है, बहुत सारा फायदा मिलता है, जो फायदा वो एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा फायदा मिलता है. वैसे केस में वो क्या करेगा, नए फर्म लॉन्ग जो हमने बताया था आपको कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देयर इज नो एंट्री ऑफ नो बैरियर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म. सो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में क्या होगा, जब अगर देखेगा कि इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है तो क्या करेगी फर्म्स, क्या करेगी, नए फर्म्स एंट्री होने की कोशिश करेगी. जब नए फर्म की एंट्री होगी बाजार में, देन देयर विल बी इंक्रीज इन देयर विल बी इंक्रीमेंट इन सप्लाई, और सप्लाई जब इंक्रीज होगा तो अगेन क्या होगा, जो प्राइस बढ़ा है वो उसका जो फायदा उठा रहा था एक फर्म, वो फर्म को ये फायदा कम होने लगेगा और वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा और प्राइस जो है वो अगेन संतुलन बिंदु पर आ जाएगी. किसी कारणवश मान लो प्राइस जो है आपका वो जो एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन जो आपका इससे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उससे कम हो जाता है. वैसे केस में क्या होगा कि अगर ये कॉस्ट ऐसे केस में कंपनी फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, और ये लॉस अगर लॉन्ग रन चलता रहा, सस्टेन करता रहा, तो फर्म क्या करेगा, वो प्रोडक्शन की स्थिति में नहीं रहेगा. कब तक वेट करेगा, वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को बंद कर देगा, फर्म को बंद कर देगा और मार्केट से बाहर निकल जाएगा. जैसे ही वो मार्केट से बाहर निकलेगा मतलब एग्जिट हो गया. जैसे ही वो एग्जिट हुआ, इस केस में क्या होगा, अगेन वो जो सप्लाई कर रहा था वो सप्लाई की क्वांटिटी कम हो जाएगी और इस तरह से अगेन प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा. जब सप्लाई कम होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा और वो संतुलन बिंदु पे प्राइस आ जाएगा. इस तरह से मार्केट अपने आप को करेक्ट करता रहेगा, नॉर्मल प्राइस अपने आप करेक्ट होता रहेगा. किस वजह से, फर्म के एंट्री और एग्जिट होने की वजह से फर्म एक जो अपने आप को करेक्ट करता रहेगा, प्राइस अपने आप को करेक्ट करता रहेगा. ठीक है बेटा. अब आता है कि हमने अब आपको रिटर्न टू स्केल पढ़ाया. अब लॉज ऑफ रिटर्न्स यहाँ लागू होता है. लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. तो नॉर्मल प्राइस अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री क्या होता है, जहां लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फॉलो होता है. ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा तो कहीं कहीं क्या होता है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने से कॉस्ट कम पड़ता है और कहीं कहीं लार्ज स्केल में किसी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट ज्यादा होगा. तो हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखना है. ठीक है, तो नॉर्मल प्राइस ऑफ इंक्रीजिंग
एक मिनट। चलो, तो नॉर्मल प्राइस इन द इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज में क्या होगा, ध्यान से सुनो। क्या होगा, सपोज द इंडस्ट्री which produces the commodity is subject to the laws of diminishing return, मतलब increasing cost, laws of diminishing return को increasing cost industry भी कहेंगे। तो क्या होता है, मतलब क्या हो रहा है कि इसमें इनपुट जिस अनुपात में लगा रहे हैं, हमें आउटपुट जो है कम अनुपात में मिल रहा है, घटते हुए अनुपात में मिल रहा है। मतलब हम इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उस अनुपात में हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का केस है। उसी का दूसरा नाम, जब लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, मतलब क्या, उस वस्तु की जो प्रोडक्शन का कॉस्ट जो ज्यादा होगा, इसलिए उसको इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री भी कहेंगे। जिस इंडस्ट्री में ये लॉ फॉलो होता है उसको इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री भी कहेंगे। और इसके एक एग्जाम्पल है कोल। आगे और एग्जाम्पल हम बताएंगे कहाँ एग्रीकल्चर मार्केट्स में भी ये लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। तो अगर डिमांड इंक्रीज हुआ, ऐसे केस में जो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज है, डिमांड इंक्रीज हुआ तो क्या करेगा, मार्केट में प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा। और जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसका फायदा लेना चाहेगा। फायदा लेने के लिए क्या करेगा, वो सप्लाई को बढ़ाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फॉलो होता है, लागू होता है, उसको जो सप्लाई बढ़ाएगा वो बढ़े हुए खर्चे पे होगा। उसकी खर्च कीमत जो है, उसको कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा कॉस्ट पे वो सप्लाई बढ़ाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, लॉन्ग रन में परमानेंटली उस वस्तु की कीमत बढ़ी हुई होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बट बिकॉज द लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न प्रिवेल्स इन द इंडस्ट्री, the larger the output, higher will be the cost of the production। और इस तरह से thus the additional supplies are obtained at a higher cost। This means that the price in the long run will be higher and the normal price will rise, and this will be the case with all the agriculture products। सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यही चीज लागू होता है, like your rice, sugar cane and other products। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज में आपका यही सिचुएशन बनेगा। आप देख, लॉन्ग रन में उसकी कीमत बढ़ जाएगी और परमानेंटली ही बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ है आपका, देखो यहाँ कैसे किया, ये डिमांड लाइन है, ये सप्लाई लाइन है, और जब डिमांड में चेंज होता है तो क्या हो गया, सप्लाई भी इंक्रीज हुआ और अकॉर्डिंगली परमानेंटली प्राइस भी बढ़ गया। ठीक है, पहले प्राइस ये था, चलो थोड़ा सा हम लाइन दिखा के बताते हैं आपको। पहले आपका प्राइस जो था ये था, अब प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, प्राइस ये हो जाएगा, परमानेंटली प्राइस बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ डिमांड जितना बढ़ा, इस इतने को मीट करने के लिए जो प्राइस जो होगा वो हायर प्राइस पे उसको मिलेगा, बिकॉज ये इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज है, लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो होता है। सेम केस होगा, इसके अपोजिट होगा। अगर मान लो कोई ऐसा इंडस्ट्रीज है जो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज है, जिसको हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, जैसे ऊल हुआ, कपड़े हुए, इस तरह की चीजें जो होती है जिसको हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, कार है, साइकिल है, सोप है, बिस्किट्स है, फाउंटेन पेन्स है, रेडियो सेट्स है, इस तरह को चीजों को अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कॉस्ट कम पड़ जाता है। और ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो आपका सप्लाई लाइन जो होगा, सप्लाई कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की वजह से यहाँ देखो क्या होगा आपका, ये देखो पहले प्राइस ये था, और अगर डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से क्या, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, ये आप हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व शिफ्ट होने से क्या हो जाता है, ये सप्लाई कर्व को नीचे काटा, इस जगह पे काटा। तो पहले जो प्राइस ये था किस इंडस्ट्रीज में, डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज में,
ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन में उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन होगा तो उस पर कॉस्ट कम लगेगा, कॉस्ट कम होने की वजह से उसका प्राइस जो है वो घटेगा। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या है, लेट अस सी। एक कांस्टेंट रिटर्न का कंडीशन है। कांस्टेंट रिटर्न कंडीशन में होता क्या है, देखो इसमें क्या होगा, जिस अनुपात में इंडस्ट्रीज इज, इन दिस केस इंडस्ट्रीज इज सब्जेक्ट टू, in this case industries is subject to constant laws of constant return। और ऐसे केस में क्या होता है, प्रोडक्शन आपका कोई भी इनपुट लगाओ किसी अनुपात में इनपुट लगाओ, आपका स्केल ऑफ आपका जो प्रोडक्शन होगा उसी अनुपात में आउटपुट आपका चेंज होगा। द चेंज इन डिमांड अगर डिमांड में चेंज होता है तो नो डाउट लीड टू चेंज इन सप्लाई। सप्लाई तो चेंज होगा, lead to a change in supply। The scale of production will be altered but the cost per unit will remain the same। लेकिन per unit cost चेंज, कॉस्ट सप्लाई में भी चेंज होगा, डिमांड में चेंज होने से सप्लाई में भी चेंज होगा, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में सच ए कंडीशन doesn't persist for any length of time and occurs only when the laws of increasing and decreasing returns are equally। अब ये जो होता है ये परमानेंट टाइम के लिए ये परसिस्ट नहीं करता है। ये कंडीशन तब परसिस्ट करता है जब laws of increasing return and laws of decreasing returns are balanced। In such case therefore the period of time the normal price remain unchanged। ऐसे केस में नॉर्मल प्राइस जो होता है न बढ़ेगा न घटेगा, वो अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है कि आपका इंडस्ट्री जब डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज में आपका क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। अगर आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज है तो इन द लॉन्ग रन प्राइस क्या करेगा, आपका बढ़ जाएगा। और अगर कॉस्ट ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज है जहां लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स फॉलो होता है, वहां आपका प्राइस लॉन्ग रन में भी अनचेंज रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है? अगर इसको हम डायग्राम से देखते हैं तो डायग्राम क्या बता रहा है हमको, डायग्राम कह रहा है कि to illustrate diagrammatically let us suppose the supply curve SS dash, that is SS dash, ये आपका सप्लाई कर्व है, represent the production of commodity like wheat under a law of constant returns for a period when the tendency toward diminishing is checked by improved methods। लॉज ऑफ ये जो आप लोग एग्रीकल्चर में क्या होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज है ये, लेकिन अगर मान लो किसी मेथड से, इम्प्रूव मेथड से इसको चेक करके रखा जाए तो डी डी डैश इज द ओल्ड डिमांड कर्व एंड राइज इन डिमांड की वजह से डी स्मॉल डी डी डैश डिमांड हो गया। अब हुआ क्या, देखो यहाँ हो क्या रहा है, the rise in demand doesn't affect price। यहाँ प्राइस, जो प्राइस ओएस पहले था वही प्राइस ओएस बाद में भी है, वही प्राइस आगे ओबीओ बाद में भी रहेगा। इस तरह से कहते हैं कि इस केस में जहाँ कांस्टेंट रिटर्न, लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स है, वो या कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज में आपका क्या होगा, ये प्राइस जो होगा हर एक कंडीशन में अनचेंज रहेगा। इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि इफ डिमांड इंक्रीजेस, अगर मांग बढ़ता है तो प्राइस विल इमीडिएटली राइज बट अल्टीमेटली इट विल राइज, इमीडिएटली बढ़ेगा और अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। इसमें एंड फॉल और रिमेन कांस्टेंट, गिरे प्राइस कम होगा या कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग एज द इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न और कॉस्ट। जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरह का लॉ ऑफ रिटर्न लागू होता है, कौन सा वो इफेक्टिव है, जिस तरह का लॉज ऑफ रिटर्न इफेक्टिव होगा अकॉर्डिंगली प्राइस चेंज होगा। अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज है
तो लॉन्ग रन में प्राइस कम हो जाएगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज है तो लॉन्ग रन में प्राइस बढ़ जाएगा, और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज है तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। दिस इज इस तरह से दिस इज हाउ द लॉज ऑफ रिटर्न इन्फ्लुएंस प्राइस। लॉज ऑफ रिटर्न जो है वो प्राइस को प्रभावित करता है, और वी रिपीट दैट दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। वो मार्केट प्राइस को प्रभावित नहीं करता है, प्राइस को प्रभावित करता है, लेकिन कौन से प्राइस को प्रभावित करता है? नॉर्मल प्राइस को प्रभावित करता है, दैट इज प्राइस इन द लॉन्ग रन, नॉट मार्केट प्राइस को। ठीक है, कुछ कहना है आप लोगों को? काफी बच्चे जुड़े और बाकी सब चले गए। अमलेंदु वो सूर्या का है, अमलेंदु चलो ठीक है, बाय दिस आई फिनिश। हेलो सर।